आने जा रहा हूँ वो है कार्य तथा ऊर्जा, जिसे व्यवहारिक रूप में जनरली हम सुनते रहते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान लें, किसी वस्तु पर बल लगाकर अगर उसकी स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या हम कहते हैं वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, कुछ दूरी तय कर लेती है, तो हम ये मानते हैं कि कार्य किया गया है। तो देखिए, कार्य की परिभाषा में मैंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपके इसमें, ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, कार्य के रूप में संज्ञान में ली जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये मानते हैं कि बल को लगाने पर वस्तु के विस्थापित हो जाने की क्रिया को कार्य के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब हम किए गए कार्य की गणना करनी है, तो किए गए कार्य का जो मान होता है बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने माना एक गुटका है जिस पर हम कैपिटल F बल लगा रहे हैं, और कैपिटल F बल लगाने पर वो बल की दिशा में ही क्या होता है, एस दूरी तय कर लेता है या एस दूरी विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो बल की दिशा में ही हो रहा है। तो देखिए, किसी वस्तु पर एक नियत बल कैपिटल F लगाने पर वस्तु बल की दिशा में स्मॉल एस विस्थापित हो जाती है। तब किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य के लिए हम W लेते हैं, W बराबर हो गया F बल और S क्या हो गया, विस्थापन। अब हम ऐसी कंडीशन निकालने चाह रहे हैं, कार्य का व्यापक रूप जनरल फॉर्म प्राप्त करने जा रहे हैं, और जनरल फॉर्म में हम ये निकाल लेंगे, अगर होने वाला विस्थापन जो है वो बल की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए हो रहा है, तब क्या फार्मूला निकलेगा। तो कार्य का व्यापक रूप प्राप्त करने के लिए यह माना कि बल F लगाने पर वस्तु इसकी दिशा से थीटा कोण बनाती हुई विस्थापित होती है। ये आपने लगाया बल F, और इसका विस्थापन जो हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। बल लगाने की दिशा से थीटा कोण बनाती हुई विस्थापित हो रही है। तो F का इधर वाला जो मान होगा ये इसका घटक कहलाता है, ये आप आगे पढ़ लेंगे, ये घटक कहलाता है। तो F का ये वाला जो घटक हो गया वो हो गया Fs cos थीटा। तब किया गया कार्य W बराबर होगा F cos थीटा इंटू S, ये बल का मान हो गया, ये विस्थापन का मान हो गया। तो W बराबर आ गया Fs cos थीटा, और कार्य का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। अब आप देखिए, तो कंडीशन निकल के आ रही, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब, तो W बराबर Fs cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब किया गया कार्य क्या होगा, 0। यदि बल विस्थापन की दिशा के कैसे हो, लंबवत हो, या हम कह सकते हैं यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, तो किया गया कार्य कैसा होगा, किया गया कार्य 0 होगा। इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन है, यदि S बराबर 0 हो तब W बराबर F, S का मान 0 हो गया, cos थीटा बराबर क्या हो गया, 0। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है, यानी वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, तब भी वस्तु पर कोई कार्य नहीं कर रहे, कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। अब एक इसमें जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है, ऊर्जा है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप स्टेटमेंट के रूप में केवल ये जान लें, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। वो है गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। किसी गतिमान वस्तु में उसी की गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज का मतलब ही गति से है। आप ऐसे जनरली समझ लें, कोई वस्तु कम वेग से चल रही है, जिसकी गति कम है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और कोई वस्तु जो अधिक वेग से चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फार्मूला या डेरिवेशन क्या निकल के आएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग u से गतिमान है, इस पर बल कैपिटल F लगाने से यह बल की दिशा में स्मॉल s विस्थापित हो जाती है, जिससे वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग u से परिवर्तित होकर v हो जाता है।
तथा उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है, तब गति के समीकरण से, यानी u वेग से गतिमान है, F बल लगा रहे हैं, s दूरी वह विस्थापित होती है और जो कार्य किया जाता है उसके कारण u से वेग परिवर्तित होकर v हो जाता है और वेग परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या है, स्मॉल a। तब गति का हमने पहला समीकरण लगाया है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, s इक्वल टू हो जाए b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 1। बल का फार्मूला जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर होता है m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। अब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, बल द्वारा किया गया कार्य आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, F बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन। इक्वेशन 1, 2 तथा 3 से, तीनों से कैंसिल, W इक्वल टू F बराबर हमने ma रख दिया, h बराबर रख दिया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, W बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 m b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमने ये मान लिया वस्तु जब गति करना प्रारंभ कर रही है तब वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, और विराम अवस्था में u का मान क्या हो जाएगा, 0। जब विराम अवस्था होती है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। u का मान 0 हमने यहाँ पर रख दिया, तो w बराबर हाफ m b स्क्वायर माइनस u का मान क्या होगा, 0, तो w बराबर क्या हो गया, हाफ m b स्क्वायर। यानी किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या है, बराबर है। पहले जब रुकी हुई थी उसकी गतिज ऊर्जा वेग 0 होने के कारण कितनी थी, 0। अब उसका वेग कितना हो गया, जब v हो गया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, किया गया जो कार्य है हाफ m b स्क्वायर, वही क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा होगी। यदि u बराबर 0 तब किया गया कार्य क्या हो गया, हाफ m b स्क्वायर। तब v वेग से गतिमान स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी हाफ m b स्क्वायर। k बराबर आपके पास निकल के आ गया 1/2, k इक्वल टू 1/2 m फॉर द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया, इसे आप याद रखें। आज मैं आपको स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं। अगर हम किसी भी, मान लीजिए ये स्टिक है, इस स्टिक को पृथ्वी तल से ऊपर उठाते हैं, या मान लीजिए ईंट है, भारी है, इसे उठा रहे हैं तो हमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही, कार्य करना पड़ा है। ईंट को हम उठा रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो जब जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य इसमें एक ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है नहीं है। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, इस पर एक बल लग रहा है, ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, और आप उस गुरुत्व बल के विरुद्ध इसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जाने में आपको कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य ही इस स्टिक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। इसे आप छोड़ देंगे, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। तो पहले आपने कार्य किया, कार्य परिवर्तित हो गया स्थितिज ऊर्जा में, फिर आपने स्टिक को छोड़ दिया, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, गतिज ऊर्जा में। तो ये एक दूसरे में क्या होता है, रूपांतरित होते रहते हैं, इसे आपको समझना है। तो अब मैं स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उपस्थित रहती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक तो स्थिति, मैंने आपको जैसे बताया था, किसी वस्तु को हम फर्श से ऊपर उठा के लाए, उसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तित होगी। दूसरा मैंने उदाहरण में लिखा है, जैसे आपने तीर कमान देखा हो, जो बच्चे खेलते हैं धनुष में, तो धनुष को जब हम खींच लेते हैं, धनुष की डोरी को जब हम खींच लेते हैं और उसमें तीर लगाते हैं, तो धनुष की डोरी को जब हम खींच लेते हैं तो उसका विन्यास चेंज होता है, और विन्यास चेंज हो जाने के कारण उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसे छोड़ते हैं डोरी को तो वही स्थितिज ऊर्जा जो उसमें तीर लगा होता है उसमें गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाए तब उसकी स्थितिज ऊर्जा, केवल इसे आप याद कीजिए, u बराबर mgh, जहां स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। इसे आगे ड्राइव करेंगे डेरिवेशन को। एग्जाम्पल देखिए,
खींचे हुए स्प्रिंग में उपस्थित ऊर्जा, किसी स्प्रिंग को आप खींच दें, जैसे ही आप छोड़ते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो खींची हुई अवस्था में जो आप देख रहे हैं उसमें ऊर्जा है, वो क्या स्थितिज ऊर्जा है, उसका विन्यास चेंज हुआ है। और विन्यास चेंज करने में आपको क्या करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है। धनुष की डोरी में खींचने पर उपस्थित ऊर्जा मैंने आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा होगी। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु में उपस्थित ऊर्जा आपको मैंने बताया, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊंचाई पर जब जल रोकते हैं तो उस जल में भी उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। करने जा रहे हैं किसी हाइट पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट। किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वो एक गुरुत्व बल लगाती है और उस गुरुत्व बल के विरुद्ध आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उसी के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए मैंने इसका डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन में मैंने फार्मूला निकालेंगे, क्या निकल के आता है, कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल पर है, पृथ्वी तल से इसे स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो आप देखिए किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है। माना स्मॉल n द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाता है, जिससे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है जो उसके भार के बराबर होता है। यही कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा बल F और विस्थापन कितना हुआ h। F बराबर भार के हो जाएगा mg, तो W बराबर mgh, इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गई mgh। जहाँ मान जी पृथ्वी का ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम गुरुत्व बल के अंतर्गत गिरते हुए किसी पिंड के कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान कांस्टेंट रहता है, इसके आधार पर स्पष्ट करके आपको बता रहे हैं। लिखा भी है मैंने, इसको गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड के उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। माना स्मॉल n द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर बिंदु A से गिराया जाता है। प्रारंभ में बिंदु A पर वस्तु का वेग 0 है। A पर वस्तु का वेग 0 इसलिए माना गया जहां से वो गति करना प्रारंभ कर रही है, अभी मैं चित्र के द्वारा बताऊंगा, वहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तब A बिंदु पर वस्तु में केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी। तब बिंदु A पर कुल ऊर्जा, आप देखिए अब ये चित्र बना हुआ है, A पॉइंट से स्मॉल n द्रव्यमान की वस्तु गिराई जा रही है। जब वो A पॉइंट से गिराई जा रही है, इसकी हाइट कितनी है, h है। A पॉइंट से जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो उसका वेग कितना होगा, 0। और मैंने आपको गतिज ऊर्जा वाला जो टॉपिक बताया है उसमें बताया था गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। जब यहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा तो 0 हो गई। अब इसमें क्या बची, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप मेरे जो वीडियो हैं पिछले उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु A पर कुल ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर हाफ mv² से वेलोसिटी का मान 0 होने की वजह से गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 0, और ये हो गया mgh। तो ये आ गया कुल ऊर्जा बराबर mgh, इक्वेशन नंबर 1। अब A के बाद पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे हैं, और पॉइंट नंबर 2 A से H, जो A से C तक की ऊंचाई है वो तो H है, और जब ये पॉइंट B पर आ गया तो ये कितनी दूरी तय कर ली, इसने x दूरी तय कर लेता है। और x दूरी लिखा है, माना पिंड गिरते समय ऊपर से x दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच चुका है, और B पर इसका वेग क्या है, v है। तब गति के समीकरण से अब इसकी वेलोसिटी गुरुत्व के अंतर्गत लगातार गिर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण इसमें है,
तो इसका वेग लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो बी पॉइंट पर हमने इसका वेग मान लिया बी। तो गति का जो समीकरण है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये वृत्त के अंतर्गत गति कर रहा है, तो वृत्तीय a की बजाय तो वृत्तीय त्वरण g हो जाएगा, और जो हाइट होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, वो यहां पर कितनी हो गई, ये हो गई, विस्थापन हो गया x। v स्क्वायर बराबर, यहाँ पर प्रारंभिक वेग पुनः 0 है, क्योंकि उसने ए से गति करना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया गति करना जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है, क्योंकि जब गति प्रारंभ होती है उस समय पिंड क्या होता है, रुका हुआ होता है। 2gx, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2gx। बिंदु b पर पिंड की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया था, हाफ एम बी का मान रख दिया, ये आ गया mgx। अब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो आप यहां से हाइट देखिए, पृथ्वी से बी पॉइंट की हाइट है, ये रह गई h माइनस एक्स। तो बी पॉइंट पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mg इंटू हाइट, ऊंचाई। तो mg पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी हुई, h माइनस एक्स। बिंदु बी पर पिंड की कुल ऊर्जा ये होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो ये तो आपकी गतिज ऊर्जा आ गई mgx, और स्थितिज ऊर्जा आ गई mgh माइनस एक्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mgx mgx प्लस अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो गया, तो ये आ गया mgh, इक्वेशन नंबर आ गई mgh, ये कैंसिल हो गया, mgh इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट सी पर। जब पिंड बिंदु C तक आकर पृथ्वी से टकराने वाला होता है, ये गति करते समय नीचे आता रहा और C पर आ गया, ये लगभग पृथ्वी से क्या टकराने वाला है। पृथ्वी से जब टकराने वाला है तो आप समझ रहे हैं पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई क्या हुई, 0, और ऊंचाई जब 0 हो गई तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है, mgh होता है। तो mgh में हाइट का मान 0 हो गया, तो हाइट का मान 0 होने की वजह से आप समझ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, 0। अब पिंड C तक आकर पृथ्वी से टकराने ही वाला है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, उसमें केवल क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। यदि इसका वेग कितना मान लिया, यहाँ पर हमने वेग मान लिया C पॉइंट पर v डैश है, तब पुनः हमने गति के समीकरण का प्रयोग किया। गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर u का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उसने गति प्रारंभ कहाँ से की थी, a से की थी। और 2g कुल मिला के हाइट कितनी हो गई h, तो 2gh। बिंदु C पर पिंड में गतिज ऊर्जा, तो ये होगी हाफ m v डैश स्क्वायर, हाफ m, ये 2gh, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, mgh आ गया। तो बिंदु C पर पिंड की कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो mgh प्लस 0 बराबर क्या हो गया, mgh। इक्वेशन 1 में जब वह ए पॉइंट पर हम देख रहे हैं कुल ऊर्जा का मान क्या है, mgh। पॉइंट बी पर आकर उसकी कुल ऊर्जा का मान कितना है, mgh, और ए से जब सी पर आ गया तब भी उसकी कुल ऊर्जा का मान कितना है, mgh। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 यह प्रदर्शित करती है कि पिंड की जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, वो हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ए पॉइंट पर केवल थी स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिए, और ए से जब उसने गति प्रारंभ की तो सी तक उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों थी, और जब सी पॉइंट पर आ गया तो सी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, केवल क्या थी, गतिज ऊर्जा थी। इस प्रकार ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है उसका क्या हो जाता है, प्रूफ आ जाता। आज का जो टॉपिक है कार्य करने की दर, जिसे हम शक्ति भी कहते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे हम पावर कहते हैं। किसी कर्ता के द्वारा, कर्ता का मतलब वो व्यक्ति भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, कोई यंत्र भी हो सकता है, 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं।
तो किसी कर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। दर का मतलब होता है एकांक में, समय है तो यहाँ पर समय के लिए हो गया, तो सामर्थ्य बराबर हो गया कार्य अपॉन समय। यदि किसी कर्ता द्वारा स्मॉल t समय में किया गया कार्य W है, तब उसकी सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा W अपॉन T। इसका मात्रक जूल अपॉन सेकंड, क्योंकि ये जूल हो गया, ये सेकंड हो गया, अथवा वाट होता है। अब एक वाट की अगर परिभाषा आपके से पूछी जाए तो देखिए, अगर आप समझ लें W का मान हो 1 और T का मान क्या हो 1, तो P का मान कितना हो जाएगा 1। हम कह सकते हैं यदि किसी कर्ता के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं यदि कर्ता की सामर्थ्य 1 वाट होगी, यदि नहीं हम लिखेंगे किसी कर्ता ऐसे लिखेंगे किसी कर्ता की सामर्थ्य 1 वाट होगी यदि उसके द्वारा 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लगे। इसके मात्रक अन्य भी होते हैं, वाट तो छोटा मात्रक है, इसके अन्य वाट जो मात्रक है उसमें किलोवाट है, तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट है जिसका मान होता है 10⁻6 वाट। मशीन जो होती है उनकी सामर्थ्य को हम हॉर्स पावर में, जिसे हम अश्वशक्ति कहते हैं, उसमें प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा हो इंजन वगैरह लिखा होता है कितने हॉर्स पावर का है, तो मशीनों की सामर्थ्य को अश्वशक्ति में प्रदर्शित करते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अब एक संबंध है, छोटा सा संबंध है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध जानना इसे भी जरूर है। देखिए, यदि किसी पिंड पर एक नियत बल कैपिटल F समय स्मॉल t के लिए लगाया जाता है, जिससे उसमें S विस्थापन हो जाता है, तब किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा F गुणा S। सामर्थ्य P बराबर आप जानते हैं W अपॉन T होता है, W का मान F इंटू S अपॉन T, F ऐसे ही रहा S अपॉन T, S अपॉन T हो गया दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं ये हो गया विस्थापन अपॉन टाइम। तो विस्थापन अपॉन जो टाइम हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी या वेग कहते हैं। तो P बराबर आ गया F इंटू बी, सामर्थ्य बराबर आ गया बल गुणा वेग। करने वाले हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। आपने सुना होगा, जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं। घर में खर्च होने वाली जो विद्युत ऊर्जा है यूनिट में हम नापते हैं, और उसी यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का क्या है, एक बड़ा मात्रक है, तो देखकर आप कंफ्यूजन ना हो। किलोवाट जो है वो तो सामर्थ्य का मात्रक है, और किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक प्रयोग करने पर व्यय होती है। आप ये मान लें आपके पास एक हीटर है, और वो हीटर 1 किलोवाट का है, 1000 वाट का है, उसे आप 1 घंटे तक प्रयोग में ला रहे हैं, तो 1 किलोवाट आवर, जिसे हम कहते हैं बिजली का 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। क्योंकि मैं बिजली के यूनिट की इसलिए बात कर रहा हूँ, किलोवाट आवर में व्यवहारिक रूप से हम घरों में खर्च होने वाली ऊर्जा को मापते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1000 वाट, और 1 आवर को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो वाट को हम सर लिख सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड, और ये आपके पास हो गया 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3600 गुणा 1000। अगर हम पावर्स के रूप में लिख लें तो ये आ जाए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल